हाय, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। तो बेसिकली कल संडे था, कल हम मिले नहीं। आज हम मिलने हैं मंडे एक पुराने चैप्टर के साथ जिसको हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली कहानी क्या है, हिस्ट्री का एक पहला चैप्टर था, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर को हमने लास्ट मंडे को उठाया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन पढ़ा। फिर हमारे शेड्यूल के हिसाब से हमने इसको लगाया ब्रेक और उठाया एनवायरमेंट का चैप्टर। एनवायरमेंट के चैप्टर को 3 दिन पढ़ा, 3 दिन में उसको निपटा दिया विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। कल मैंने तुमको एक वीडियो दी द नॉलेज हब वाले चैनल पे, दूसरे चैनल पे द वक्त इशू के ऊपर। आज बेसिकली वापस से हम इस चैप्टर को, हिस्ट्री के पहले चैप्टर को उठाने वाले हैं। लेकिन इसको उठाने से पहले जितना पढ़ लिया था एक बार उसको कंसोलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दो मैप्स के साथ। एक मैप था जो बनाया था अल इदरीसी ने, ठीक है। दूसरा मैप उसके 6 साल बाद बना था। पहले मैप में उतना एक्यूरेटली इंडियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, जबकि जो दूसरा मैप था उसमें इंडियन कॉन्टिनेंट को एकदम परफेक्टली रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, फिर हमने क्या देखा कि टर्मिनोलॉजीज में कैसे चेंज आए। तो हमने दो एग्जांपल के थ्रू समझा कि किस तरह से टर्मिनोलॉजीज का मतलब पहले कुछ और होता था और बाद में कुछ और होने लगा। जैसे हमने दो एग्जांपल्स कौन कौन से देखे थे, एक देखा था हिंदुस्तान का और दूसरा देखा था फॉरेनर का एग्जांपल, ठीक है। इन दो वर्ड्स के एग्जांपल के थ्रू हमने समझा था कि किस तरह से चेंजेस हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। ये पढ़ा हमने। ये पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि हिस्टोरियंस के अलग अलग सोर्सेस क्या थे। तो हमने देखा कि जिस पीरियड को हम पढ़ रहे हैं 700 से 1750 के एक हजार के साल के बीच के पीरियड को, उसमें अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरह से अपनी राइटिंग्स लिखी। लेकिन उसी टाइम पे पेपर इवॉल्व हुआ तो लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखना स्टार्ट किया, मतलब मैनुअल हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट्स लिखना स्टार्ट किया। हो जाएगा, मैनुअल हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट्स लिखना स्टार्ट किया जिसको कहा गया मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। जिनको कहा गया बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा गया, लेकिन तो उस टाइम पे प्रिंटिंग टेक्निक्स नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो स्क्राइब्स होते थे यानी कि जो कॉपी करने वाले लोग होते थे वो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करके उनके मल्टीपल वर्जन्स बनाते थे। लेकिन अब होता क्या था, लैंग्वेज डिफरेंसेस के चलते, लिटरेचर डिफरेंसेस के चलते, राइटिंग डिफरेंसेस के चलते सेम बुक की मल्टीपल वर्जन्स में अलग अलग चीजें लिखी होती थी। क्यों? क्योंकि लोग मैसेजेस को उतना प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे। तो ये एक लिमिटेशन था किस चीज का, मैन्युस्क्रिप्ट्स का, ठीक है। ये देख लिया हमने। फिर हमने देखा कि किस तरह से कास्ट सिस्टम इवॉल्व होता है। हमने देखा कि 700 से 1750 का टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पे बहुत अलग अलग इन्वेंशंस होते हैं। इन इन्वेंशंस के चलते एग्रीकल्चर को ग्रो मिलता है। जब एग्रीकल्चर को ग्रो मिलता है तो सोसाइटी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड हो जाती है और इसी ऑक्यूपेशनल डिवीजन को ही कास्ट सिस्टम कहा गया। और हमने ये देखा कि आज के टाइम में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो चुका है, ठीक है। बेसिकली ये पूरी कहानी थी जो हमने अब तक पढ़ी। आज का टॉपिक उठाए कि आज बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, तो आज का हमारा टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Large states like those of the Cholas, Chapter 2, Tughlaqs, Chapter 3, or Mughals in Chapter 4 encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti. See Chapter 2 for an example of a Prashasti praising the Delhi Sultans. Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east to Ghazni, Gajana in Afghanistan in the west and included all of South India, Dravida, ठीक है। तो बेसिकली क्या बताया गया है कि जिस टाइम पे मुगल्स, चोलास, तुगलक्स ये लोग अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे, उस टाइम पे एक संस्कृत में एक वर्ड होता है प्रशस्ति, मतलब कि किसी कोई एक ऐसा पोएट जो किसी एक पर्टिकुलर रूलर को या फिर किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी को प्रेस करता हो, मतलब उसकी प्रशंसा करता हो, ठीक है। बताया गया है कि जब ये डायनेस्टीज, चोला डायनेस्टी हो गई, तुगलक डायनेस्टी हो गई, मुगल डायनेस्टी हो गई, जब ये खुद को एक्सपैंड कर रही थी उस टाइम पे एक प्रशस्ति, दिल्ली सुल्तान का एक प्रशस्ति यानी कि दिल्ली सुल्तान को प्रेस करने वाला एक ऐसा पोएट, उसने गयासुद्दीन बलबन जो उस टाइम के
जो दिल्ली सल्तनत थी उसके जो रूलर थे उनके बारे में ये लिखा कि उनकी जो टेरिटरी थी वो बंगाल गौदा से लगा करके गजनी गजाना अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है। People of different regions, Gauda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat apparently fled before his armies. ठीक है। तो और क्या लिखा उन्होंने, जो प्रशस्ति थे उन्होंने दिल्ली सुल्तान के लीडर जो गयासुद्दीन बलबन थे उनके बारे में क्या लिखा कि उनकी जो टेरिटरी थी वो वेस्ट से लगाकर यानी कि बेसिकली बंगाल से लगाकर अफगानिस्तान तक थी, ये लिखा उन्होंने। और उन्होंने ये लिखा कि कुछ जो स्टेट्स जैसे कर्नाटका हो गया, आंध्रा हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जब यहां पर उनकी सेना पहुंचती थी, किसकी, दिल्ली सुल्तान की जब सेना पहुंचती थी तो यहाँ के लोग भाग जाते थे, ऐसा उस प्रशस्ति ने लिखा। Historians regard these as exaggerated claims of conquests. At the same time, that they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. ठीक है। तो कुछ जो historians थे उनका ये मानना था कि ये जो लिखा गया ये बहुत exaggerate करके लिखा गया, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा गया, इतना पावरफुल इतना माइटी नहीं थे लोग। एट द सेम टाइम जो हिस्टोरियंस थे उनका मानना यह था कि लोग इतना एग्जैगरेट करके क्यों लिखते हैं, जो पोएट्स होते हैं वो इतना एग्जैगरेट करके, जो पोएट्स होते हैं जो राइटर्स होते हैं सल्तनत के, वो इतना एग्जैगरेट करके क्यों लिखते हैं, ये समझना चाहते थे हिस्टोरियंस। ठीक है। By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. तो बताया गया है कि 700 यानी कि 700 CE तक ये था कि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस और अलग अलग लैंग्वेजेस होती थी, अलग अलग कल्चर्स होते थे। You will learn more about this in chapter 7. They were also associated with specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. ठीक है। तो बात क्या है कि ये कहा जा रहा है कि 700 तक, जैसे मान लो एक एग्जांपल की थ्रू समझाऊं कि मान लो ये कोई एक स्टेट है। ठीक है। अब ये कोई स्टेट है तो बात क्या है कि यहां पर 700 CE तक यहां पे अलग ज्योग्राफी थी, यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी अलग थी, यहाँ पे लोग अलग लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन उसके बावजूद इसकी अपनी आइडेंटिटी थी। लेकिन ये एक बड़ी डायनेस्टी का भी पार्ट था। इस स्टेट की खुद की आइडेंटिटी तो थी लेकिन ये एक बड़े स्टेट का भी पार्ट था, ये बेसिकली यहां पर कहा जा रहा है। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. ठीक है। तो रीजन्स की खुद की कल्चरल वैल्यू तो होती थी, रीजन्स की खुद की एक पहचान तो होती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ डायनेस्टीज का भी पार्ट होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो तुगलक्स हो गए, जो तुगलक डायनेस्टी थी, मुगल्स जो हो गए, इनका एक पैन इंडियन, इनकी जो डायनेस्टीज थी वो पैन इंडियन थी। पैन इंडियन क्या होता है बेसिकली, आपने मूवीज में सुना होगा, जैसे बाहुबली एक पैन इंडियन मूवी है, RRR एक पैन इंडियन मूवी है। तो पैन इंडियन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि वो पूरे इंडिया में वो सेम चीज है। ठीक है। जैसे बाहुबली महाराष्ट्र में भी रिलीज हुई, बाहुबली तेलंगाना में भी रिलीज हुई, बाहुबली उत्तर प्रदेश में भी रिलीज हुई। तो पैन इंडिया का मतलब कि वो उसने ऑल ओवर इंडिया कवर किया। तो वही चीज कहा गया है कि कुछ अंपायर्स जो थे, कुछ एम्पायर्स जो थे, जैसे अंपायर नहीं एम्पायर्स, जैसे तुगलक्स, मुगल्स, तो ये पैन इंडियन थे, मतलब उन्होंने पूरा इंडिया कवर किया था। लेकिन इसमें से कुछ ज्यादा पावरफुल थे, कुछ कम पावरफुल थे, कुछ ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहे, कुछ कम टाइम तक स्टेबल रहे। ठीक है, ये बताया गया है। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. Chapter 8. ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये स्टेट की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, लेकिन ये एक बड़े एम्पायर का भी पार्ट है। तो मान लो अगर ये बड़ा एम्पायर मुगल्स का है, तो जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जब मुगल एम्पायर ट्रबल में आया, जब मुगल एम्पायर खत्म होने को आ गया, जब मुगल एम्पायर खत्म हो गया, तो ये इन स्टेट्स ने अपनी आइडेंटिटी वापस से रिजुविनेट की, इन स्टेट्स ने अपनी आइडेंटिटी को वापस से अचीव किया। क्यों? जब इनके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं थी, ये खुद के लिए अथॉरिटी थे। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. ठीक है।
तो इन्होंने अपनी खुद की आइडेंटिटी अचीव तो कर ली मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद, लेकिन मुगल डायनेस्टी का कुछ इंपैक्ट इनके ऊपर रह गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया था इनके ऊपर, तो कुछ इंपैक्ट इनके ऊपर रह गया। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. ठीक, तो जो बड़ी या फिर छोटी इंडस्ट्रीज ने उनके ऊपर रूल किया था, उन रूल के कुछ छाप, उन रूल की कुछ, हम कह सकते हैं कुछ चीजें आज भी वहां पे प्रेजेंट थी। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied cultures and language. तो वही देखने को मिलता है कि जो बड़ी डायनेस्टीज थी उनके इम्पैक्ट रीजनल डायनेस्टीज के इकोनॉमी पे, उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पे, उनके मैनेजमेंट पे देखने को हमको मिलते हैं। Through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. ठीक है, तो वही कहा गया है कि इस टाइम फ्रेम में 700 से 1750 के टाइम फ्रेम में इन रीजनल स्टेट्स की अपनी आइडेंटिटी तो ग्रो कर रही थी, लेकिन आइसोलेशन में नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनकी अपनी रीजनल आइडेंटिटी ही ग्रो कर रही थी, उसके साथ साथ इनके ऊपर जो इम्पैक्ट था अलग अलग डायनेस्टीज का, अलग अलग बड़ी डायनेस्टीज का, छोटी डायनेस्टीज का, वो भी ग्रो कर रहा था। ठीक है, बेसिकली ये चीज बताई गई है। इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम कल उठाने वाले हैं, वो होगा हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। इस टॉपिक को हम कल उठाएंगे। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेडनेसडे तक इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ खत्म कर देंगे। तो बेसिकली ये थी आज की कहानी। एक बार रिकॉल करें तो बेसिकली हमने न्यू एंड ओल्ड अंपायर, नहीं, हमने बेसिकली रीजन एंड अंपायर के बारे में पढ़ा। तो रीजन एंड अंपायर के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने देखा, क्या देखा कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं तो अलग अलग अंपायर्स थे, अलग अलग अंपायर्स ने अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स पे रूल किया। लेकिन जब वो अंपायर्स शफल होने लगे, जब वो अंपायर्स की पोजीशन गिरने लगी, जब वो अंपायर्स डिक्लाइन होने लगे, तो उसके चलते क्या हुआ कि स्टेट्स की जो रीजनल आइडेंटिटी थी वो ग्रो ही, लेकिन वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं हो रही थी। उनके साथ साथ जो डायनेस्टीज का इंपैक्ट था वो भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस क्लास को। आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, वापस एक बार कल जब रिकॉल करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।